नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। सुनिए सरकार में आज बात होगी पश्चिम बंगाल चुनावों की और हम उस सवाल का जवाब देंगे कि इस वक्त कौन आगे है, कौन जीत सकता है पश्चिम बंगाल की चुनाव। मगर उससे पहले हमारे तमाम दर्शकों से अपील, दोस्तों आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हमारे YouTube चैनल के लिंक पर जाइए और यहां देखिए ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप हमारा मेंबरशिप, हमारी सदस्यता HW न्यूज मेंबरशिप ग्रहण कर सकते हैं। इसके 2-3 जो हैं आपके सामने विकल्प हैं, इसका हिस्सा बनिए और HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की। मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरे दर्शक लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि अभिसार ये बताएं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव कौन जीतने वाला है। अभी दिल्ली दूर है, ये सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ये तमाम डायलॉग मैं आपको मार सकता हूं, नहीं मारूंगा, मगर हां, आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं और उस आधार पर आपको ये इशारा मिल जाएगा कि इस वक्त आगे कौन है। सबसे पहले एक एक करके कुछ मैं आपके सामने बिंदु पेश करने वाला हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले, शेर को सवा शेर। आपको यह समझना होगा दोस्तों कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के शेर पर सवा शेर है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ममता बनर्जी को अपनी एक रोड शो में चोट लगती है और उसके बाद वो कहती हैं कि मुझ पर हमला किया 4-5 लोगों ने। आज की तारीख में वो जहां पर भी जा रही हैं उसी व्हीलचेयर पर बैठकर, और जब वो लोगों को संबोधित करते हैं तो उनका बड़ा सा प्लास्टर लोग तमाम देखते हैं। बांकुरा में इस रैली की ये तस्वीर देखिए दोस्तों, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं एक व्हीलचेयर पर बैठी हैं, उनका प्लास्टर लगा हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा राज्य जहां पर महिला वोटर खासी सक्रिय हैं, इस तस्वीर का क्या असर पड़ने वाला है। और इससे पहले ऐसी ढेरों मिसाल हुई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मगर ममता बनर्जी ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही चालाकी से अपनी इस चोट को भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ जोड़ दिया है, चुनाव आयोग के साथ जोड़ दिया है। आपने एक बात पर गौर किया होगा, ममता बनर्जी ने इस चोट लगने के बाद अब तक बीजेपी पर हमला नहीं बोला है, मगर उन्होंने क्या बोला है इस पर गौर कीजिएगा, जिस पे चुनाव आयोग बुरी तरह से झल्ला गया। आपके स्क्रीन पर मैं पूरी इज्जत के साथ चुनाव आयोग से पूछना चाहती हूं, चुनाव आयोग कौन चला रहा है? अमित शाह? क्या आप चुनाव आयोग चला रहे हैं? हमें निष्पक्ष चुनाव चाहिए, मगर अमित शाह हैं कौन? आखिर वो हैं कौन चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देने वाले? वो चुनाव आयोग में दखल दे रहे हैं और ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। जो शख्स मेरी सुरक्षा देख रहा था उसे हटा दिया गया। आखिर वो चाहते क्या हैं? क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? हुआ क्या दोस्तों, ममता बनर्जी को जब चोट लगी उससे कुछ ही दिनों पहले पुलिस चीफ को बदल दिया जाता है। यही नहीं, जो शख्स उनकी सुरक्षा को देख रहा था उसे भी बदल दिया जाता है। ममता बनर्जी बगैर बीजेपी का नाम लिए, बगैर बीजेपी पर हमला किए, अपनी चोट के लिए यह बयान दे रही हैं। और साथ ही मैं आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों, और यही नहीं दोस्तों, अब मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। उसका बंगाली में बयान है, बांकुरा में उन्होंने बयान दिया। हो सकता है आप में से कई लोग बांग्ला ना समझते हो, मैं आपको बता दूं कह क्या रही हैं। इस बयान में ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? मुझे चोट लगी है और आप जानते हैं कि इस तकलीफ के बावजूद मैं क्यों चुनाव अभियान कर रही हूं, क्योंकि अगर बीजेपी आ गई तो वो सब कुछ सत्यानाश कर देगी। ममता बनर्जी का यह बयान देखिए और इससे पता चलता है कि बीजेपी को कि शेर को सवा शेर मिल गया। सुनिए। আমার যারা সহকর্মীরা আছে, আমার পার্সোনাল সিকিউরিটিরা আছে, যারা অন্যান্যরা আছে প্রশাসনে, তাদের সকলের সহযোগিতায় খুব কষ্ট করেই আমাকে করতে হচ্ছে। কিন্তু কেন করছি জানেন? যদি আমি না করি, এই যে আদিত্য কিসকু বলছিল না, বিজেপি বলছে দেখে নেব, হামলা করব, মেরে দেবো, এইসব কথাগুলো বলছে, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন আগামী দিন বাংলা দখল হয়ে গেলে আপনাদের কারো ঘর বাড়ি কিচ্ছু থাকবে না, সবটাই ওরা দখল করে নেবে। तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं शेर को सवा शेर? मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आपको 2014 चलना पड़ेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे, उन्होंने यह कहा था कि प्रियंका गांधी ने मुझे नीच कहा
और उसके जरिए मेरी जाति पर हमला किया। और दोस्तों, वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया था, उसके चलते कांग्रेस कई जगह पर बयान देते फिरी। यही नहीं, आपको याद होगा कि मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई जगह नहीं है, हां अगर यहां चाय बेचना है आपको तो उन्हें कहें यहां ठेला लगा लें। ये जो दोनों घटनाक्रम थे, उसने भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत किए। मगर हकीकत में क्या हुआ था, इसमें दो राय नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल हुआ क्या था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अमेठी में नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी पर सीधा हमला बोला था, जिसके बाद उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने कहा था कि मोदी की नीच राजनीति का जवाब अमेठी की जनता देगी। मोदी ने प्रियंका के इस बयान को नीच राजनीति से निचली जाति पर खींच लिया और ऐसा बवंडर खड़ा हुआ कि कांग्रेस फिर सफाई देते देते परेशान रही और इसका खमियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पिता जिंदा ना हो और कोई आपके पिता की आलोचना करे, आपको कैसा लगेगा? मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे। आप ये कहेंगे कि भाई राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री है और उनकी तो आलोचना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, मगर प्रियंका गांधी ने ना यहां जाति का जिक्र किया था, ना उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा था। उन्होंने सिर्फ यह कहा था उनकी नीच राजनीति। मगर बीजेपी ने इसे क्या स्पिन दिया कि मुझे नीच कहा, मेरी जाति को नीच कहा, और इसने चुनाव की दशा दिशा काफी हद तक प्रभावित की उसको। अब गुजरात चलते हैं। गुजरात के चुनाव हो रहे थे और उस वक्त भी मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नीच शब्द का इस्तेमाल किया। मगर उस मुद्दे को तमाम जो स्थानीय अखबार थे उन्होंने क्या कहा कि मणिशंकर अय्यर ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की जाति पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी की शक्ल में इस तरह से जवाब मिल रहा है। इस तरह से जवाब मिल रहा है दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी से मुकाबला करना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। और एक बात और समझिए, जब भी बीजेपी का मुकाबला किसी सशक्त राज्य स्तरीय नेता से होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है मुकाबला करना। दिल्ली अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा नवीन पटनायक, उसी तरह से यहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनका मुकाबला जो है अखिलेश यादव के साथ था, जो कि एक सशक्त राज्य स्तरीय नेता थे। मगर यह ना भूलें कि अखिलेश यादव के 5 सालों में 4 साल तो 4.5 लोग मुख्यमंत्री थे, और जो उन्होंने काम किया वो आखिरी साल में किया था, और जाहिर सी बात है उससे कोई असर नहीं पड़ा। ऊपर से उत्तर प्रदेश जो है वो अलग फितरत का राज्य है, वहां धार्मिक ध्रुवीकरण चलता है। इसी के चलते वहां बीजेपी को जीत मिली और वहां प्रधानमंत्री का जबरदस्त वर्चस्व है। यहां पर ममता बनर्जी की लोकप्रियता कायम है, और इसी से जुड़ा है मेरा दूसरा मुद्दा, लोकप्रियता कायम। दोस्तों, जितने भी लोग जो इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, सब एक स्वर से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी अब भी निर्विवादित सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता हैं पश्चिम बंगाल में, और उनकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। उनकी लोकप्रियता पर अब भी कोई आंच नहीं आई है। इसके अलावा आपको यह नहीं भूलना होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो अंदाजे बयां है ना, वो काफी कुछ मिलता जुलता है बीजेपी के मौजूदा राजनीति से। बीजेपी पर क्या आरोप लगाया जाता है? लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, तानाशाही है, ये तमाम चीजें आरोप लगाया जाता है। यही आलोचना ममता बनर्जी की भी होती है। जी हां, और ये तमाम फैक्टर्स मिलकर ममता बनर्जी को एक सशक्त राजनेता बनाते हैं। और यही नहीं, लोकप्रियता तो है ही, और साथ ही साथ हाल ही में यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हुए। हालांकि उनके शामिल होने से कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, मगर उन्होंने एक बयान दिया था दोस्तों। मैं चाहता हूं आप उस बयान को सुने। इस बयान में यशवंत सिन्हा ने क्या दावा किया, पहले आप वो सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया
कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगे वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। यशवंत सिन्हा का दावा कि मंत्रिमंडल की बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं खुद को सुपुर्द करने को तैयार हूं आतंकवादियों को, बदले में आप भारतीयों को ले आइए। अगर यह झूठ होता दोस्तों, तो अब तक बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया होता। यही नहीं, शांता कुमार जो उस वक्त वाजपेयी मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनसे बात की थी हिंदू ने, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप बताइए, अगर ये बात झूठी होती तो क्या इस मुद्दे पर शांता कुमार ये कहते कि नहीं मैं चुप रहूंगा? बिल्कुल नहीं, वो कोई ना कोई बयान जरूर देते, और ये अपने आप में बतला रहा है कि वो बात सच्ची थी, और ये कहीं ना कहीं जोड़ता है। यानी कि चाहे देशभक्ति का मुद्दा हो, चाहे लोकप्रियता का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पर ममता बनर्जी जो है कड़ी चुनौती बीजेपी को दे रही हैं। यानी कि देशभक्ति के मुद्दे पर भी इस वक्त बीजेपी के पास जवाब नहीं है। और अब इससे जुड़ा है हमारा तीसरा पहलू, वो है मुस्लिम वोट। दोस्तों, जब ये चुनाव शुरू होने वाले थे तब लगातार कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। मैं आपको एक चीज बतलाता हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब तक किसी भी सीट के लिए टिकट का ऐलान नहीं किया, यानी कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। इससे पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल कितनी गंभीरता से लेता है। यही नहीं, एक और संस्था है जिसका नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। यहां पर जो नेता हैं सिद्दीक, जो कि मुस्लिम नेता हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पश्चिम बंगाल के ओवैसी हैं। यकीनन अगर वो किसी लोकप्रिय नुमाइंदे को खड़ा करेंगे तो उसका असर पड़ेगा, मगर एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, उनका असर बहुत ही सीमित जगहों पर है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होने वाला है। हां, ममता बनर्जी को चुनौती मिलेगी वामपंथी दलों और कांग्रेस से, और ममता बनर्जी को न सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए वामपंथी दल और कांग्रेस चुनौती दे रहे हैं, बल्कि अन्य वोट्स के लिए भी। जी हां, ममता बनर्जी को अगर मुस्लिम वोट्स के लिए चुनौती मिल रही है तो ओवैसी से नहीं, आईएसएफ से नहीं, अगर थोड़ी बहुत चुनौती मिल रही है तो वो वामपंथी दलों और कांग्रेस के गठबंधन से मिल रही है। इसके अलावा उनका मुस्लिम वोट जो है वो नहीं टूट रहा है, और अधिकतर मुसलमान जो हैं वो संभवतः वोट देंगे ममता बनर्जी को। और अब हम दूसरे पहलू की बात करते हैं, बीजेपी में आंतरिक कलह। दोस्तों, मैं आप चाहता हूं कि आप इन तस्वीरों को देखें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप जानते हैं तस्वीरें क्या है? दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। क्यों? क्योंकि जो बागी टीएमसी के नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन्हें तो टिकट दिया जा रहा है, मगर जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो पिछले 4-5 सालों से पिट रहे थे उन्हें नजरअंदाज करके, इसके चलते कई जगहों पर बीजेपी में सिर्फ टव्वल हो रही है, आंतरिक कलह हो रही है। यहां तक कि आज जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है उसमें भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो बीजेपी में जबरदस्त सिर्फ टव्वल हो रही है उसे लेकर बवाल हो रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, इक्का दुक्का अंग्रेजी के चैनल्स को छोड़ के हिंदी का तो कोई भी चैनल सीटों के इस बंटवारे को लेकर बीजेपी में जो मारपीट हो रही है उसका जिक्र तक नहीं कर रही है। मगर हकीकत यह है कि बीजेपी के अंदर ऑल इज नॉट वेल, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, इन चुनावों में बीजेपी के लिए इस वक्त चुनौती जो है वो बहुत जबरदस्त है। मगर क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती? तो मेरा जवाब इस मुद्दे पर है हां, बीजेपी चुनाव अब भी जीत सकती है। और इसी से जुड़ा है मेरा अगला जो पहलू, वो ये कि 8 चरणों में हो रहा है चुनाव। दोस्तों, एक बात को याद रखिएगा, जब भी चुनाव 8 चरणों में होता है ना, तो हवा कभी भी बदल सकती है। हो सकता है कि पहला चरण टीएमसी के पक्ष में जाए, मगर दूसरे चरण आते आते कुछ ऐसे मुद्दे सामने उभर कर आएंगे जिससे माहौल बदल सकता है। हो सकता है दूसरे और तीसरे चरण में बीजेपी अच्छा करे और फिर आने वाले चरणों में जो है उसका सीधा असर जो है पड़ेगा
दूसरे या तीसरे चरण के चुनावों में। यानी कि चूंकि ये लंबे चुनाव है, उसके चलते ये मान के चलिए कि हवा कभी भी बदल सकती है, और हवा बदलने के लिए एक घटना, एक बयान, एक छोटी सी चीज वो माहौल को पलट सकती है। और इसी से जुड़ा है मेरा अगला पहलू, वो ये आने वाले दिनों में बीजेपी नेता दे सकते हैं संवेदनशील बयान। और जब मैं संवेदनशील बयान की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल की एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता जो हैं वो अपनी तरफ से सांप्रदायिक बयान दे सकते हैं। बीजेपी जानती है कि जीत के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता यही है, और वो जो है उसके लिए कई रास्ते खोल सकती है। मगर बड़ा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल की जनता इस पर एतबार करेगी? ये ना भूलें कि पश्चिम बंगाल की जनता उत्तर प्रदेश की जनता से या बिहार की जनता से बहुत अलग है। मुझे बिहार नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिहार वो राज्य रहा है 1990-93 के बीच में, आपको याद होगा, सांप्रदायिक तौर पर देश इतना संवेदनशील था, दंगे हो रहे थे, राम रथ यात्रा जो आडवाणी ने शुरू की थी, मगर लालू एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दिया था। उस वक्त भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सांप्रदायिक तौर पर कोई बहुत ज्यादा ऐसा दंगा नहीं हुआ था बिहार में, मगर कुछ दिनों से वहां पर भी हालात बदल गए हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था बिहार और पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल अब भी मैं आपको कह सकता हूं कि सांप्रदायिक तौर पर बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है। मगर लोकसभा के चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिली है, वो इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में भी परिवर्तन आ रहा है। तो मैं इस बात को सिरे से खारिज नहीं करूंगा कि बीजेपी के नेता अगर कोई सांप्रदायिक बयान देते हैं तो इसका असर जो है वो चुनावों पर पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, आपको नजर रखनी होगी आने वाले दिनों में बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर। अगर बीजेपी को लगा कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, आपको मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। बीजेपी का चुनावी कैंपेन पीक कर चुका है। पीक कर चुका है का मतलब, यानी कि इन्हें जितना फायदा मिलना था, जितनी लोकप्रियता मिलनी थी, वो अपने सबसे ऊंचे जो है मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब इससे बेहतर वो नहीं करने वाले। अब आपको यह देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव रैलियों को बढ़ाया जाता है, क्या उसे कम किया जाता है, क्योंकि इससे जुड़ी कई बातें होंगी। अगर बीजेपी को लगने लगता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे तमाम जो राष्ट्रीय चैनल हैं, फोकस जेपी नड्डा पर जाने लग जाएगा। मगर अगर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होने लगता है पश्चिम बंगाल में, तो सबका फोकस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाएगा। यानी कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मगर अगर बीजेपी हार जाती है तो इसका क्रेडिट किसको? जेपी नड्डा को। यानी कि उसका ठीकरा जो है वो जेपी नड्डा के सिर पर फोड़ा जाएगा, और यह अपने आप में बहुत अहम बात है। और जाते जाते दोस्तों, जो आखिरी फैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कोलकाता के कई स्थानों में दोस्तों रैलियां निकाली जा रही हैं कि बीजेपी को वोट मत दें। इस कैंपेन का एक छोटा हिस्सा आप देखिए दोस्तों। बीजेपी के একটিও ভোট নয়। तो देखा आपने, इसी तरह से दोस्तों बीजेपी को वोट ना देने के लिए कुछ और लोग इस वक्त पश्चिम बंगाल में आए। कौन? भारत के किसान। जी हां, राकेश टिकैत से लेकर कई जो किसान हैं वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं, और वो लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, वादा खिलाफी की। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ये जो बाकी फैक्टर्स हैं ये भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा ना कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ, इसलिए आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतने वाला है।
मगर एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। वो अब भी निर्विवादित तौर पर सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं पश्चिम बंगाल की, और यह उनकी ताकत है। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।